हेलो दोस्तों, वेलकम टू लीगल गैलेक्सी एंड माई सेल्फ मामिशा। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका आंसर जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, बट आप क्या है कि उसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। सीआरपीसी से रिलेटेड कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसमें आपको बराबर कन्फ्यूज़न बना रहता है, तो हम आज उन्हीं कुछ चीज़ों को लेकर और उस पर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट हम पहले करेंगे कि आखिर सीआरपीसी है क्या, यह कहाँ कहाँ अप्लीकेबल होता है, और पहली बात ये किस तरह की लॉ है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इसके इंट्रोडक्शन से। तो जैसे हम आपको पहले पता है कि जो वर्तमान सीआरपीसी, इससे पहले 1898 का सीआरपीसी लागू था। ठीक है, अब मैं इसको इस तरीके से आपको समझा देती हूँ, अगर आप चाहें तो इसका नोट्स बना सकते हैं, या ध्यान से आप इसको 2-3 बार सुन लेंगे तो भी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। वर्तमान संहिता से पहले भारत में दंड प्रक्रिया संहिता 1898 लागू थी। वर्तमान संहिता को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कहा जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 1 अप्रैल 1974 को जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में लागू थी, क्योंकि संविधान का जो संशोधन हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया है, तो अब सीआरपीसी पूरे भारत में लागू होगी। इसमें चैप्टर 8, चैप्टर 10 और चैप्टर 11, यही 3 ऐसा चैप्टर है जो नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों पे लागू होता है। बाकी सीआरपीसी का कोई भी प्रोविज़न जनजातीय क्षेत्र या नागालैंड पे लागू नहीं होती है। ठीक है, देखिए, जो दंड प्रक्रिया संहिता है वह आपराधिक मामलों में अन्वेषण, जांच और विचारण के विषय में उपबंध करती है। यह संहिता दंडात्मक एवं निवारणात्मक 2 प्रकार की प्रक्रियाओं से संबंध रखती है। इसमें दंडात्मक प्रक्रिया के क्या प्रावधान, हम जरा उसको समझते हैं। तो दंडात्मक प्रक्रिया जो है उसमें है कि दंडात्मक व्यवस्था में अपराध कर दिया जाता है तो अभियुक्त का अभियोजन किया जाता है। ठीक है, तो जिस भी किसी लॉ में अभियुक्त का अभियोजन किया जाता है तो उसको हम दंडात्मक प्रक्रिया कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि और क्या यह निवारात्मक प्रक्रिया भी है या नहीं। तो निवारात्मक प्रक्रिया के बारे में हम समझ लेते हैं कि इसमें अपराध करने से पहले ही अपराधी को अपराध करने से रोक दिया जाता है, जिसे धारा 106 से 110 और धारा 149 से 153, ये जो कार्यवाहियाँ हैं यह निवारात्मक कार्यवाहियाँ होती हैं। तीसरा है सारभूत विधि। मूल रूप से सीआरपीसी एक प्रक्रियात्मक विधि है। यह वह प्रक्रिया बताती है जिसके अनुसार अभियुक्त का अभियोजन किया जाएगा, किंतु सीआरपीसी में सारभूत विधि भी सम्मिलित है। अब सारभूत विधि कहते किसे हैं? अधिकार और दायित्व निश्चित करने वाले हर विधि को हम सारभूत विधि कहते हैं। ठीक है, जैसे भरण पोषण, जिसके बारे में प्रोविज़न सेक्शन 125 में दिया गया है, या दूसरा आता है कि जमानती अपराधों में जमानत पर छूटने का अधिकार, जो 436 में दिया गया है, अपील का अधिकार, मामले के अंतरण का अधिकार, ये सारे जो अधिकार हैं यह सारभूत विधि के बारे में हमको एक तरीके से इंडिकेशन देती है। तो आप कह सकते हैं कि जो सीआरपीसी है यह सारभूत विधि भी है, और सारभूत विधि होने के लिए हमने एग्जाम्पल भी दे दिया है। उसके बाद है प्रक्रियात्मक विधि। तो मुख्य रूप से हम सीआरपीसी को प्रक्रियात्मक विधि ही कहते हैं। आईपीसी के अंतर्गत किया गया प्रत्येक अपराध सीआरपीसी के अंतर्गत विचारित किया जाता है। यदि विशेष अपराधों के लिए कोई प्रक्रिया निश्चित न की गई हो तो ऐसी दशा में सीआरपीसी के उपबंध लागू होंगे। यदि प्रक्रिया निश्चित कर दी गई हो तो वह प्रक्रिया लागू होगी सीआरपीसी में। ठीक है, मतलब कहने का सिर्फ ये है, अगर किसी मामले पे कोई स्पेशल लॉ बना हुआ है और उसमें किसी तरीके का प्रोसीजर दिया है तो वहाँ पर ऑफेंस के लिए वही स्पेशल लॉ के प्रोसीजर को ही फॉलो किया